बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि 2 से 9 जुलाई 2025 तक 5 देश जिसमें शामिल है घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम है और इन 8 दिवसीय यात्रा का मुख्य आकर्षण ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाला 17th ब्रिक्स समिट है। यह दौरा भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी, ग्लोबल साउथ के साथ पार्टनरशिप और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर प्रभाव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिक्स सम्मेलन का माहौल उत्साह और उम्मीद से भरा है, क्योंकि विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक प्रधानमंत्री मोदी इस वैश्विक मंच पर एक बार फिर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इस पर भी नजर होगी कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में दुनिया को कौन सा मंत्र देने वाले हैं। दरअसल ब्रिक्स को सबसे मजबूत, प्रभावशाली नॉन वेस्ट ब्लॉक में से एक माना जाता है, जो कि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। वहीं ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे और इसकी वजह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता ही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। पीएम मोदी इस सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ ब्रिक्स के बाकी दूसरे सदस्य देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से पाकिस्तान दुनिया के मंच पर आतंकवाद से त्रस्त होने का झूठा दावा करता है, लेकिन वो खुद आतंक को पालता है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला फर्स्ट 5 नेशन टूर और इस लिहाज से इसे बेहद खास माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के तमाम बड़े प्लेयर्स के साथ एंगेज करेंगे और पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहेंगे। जिस तरीके से पीएम मोदी का कद दुनिया में लगातार बढ़ा है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर नंबर 1 है। प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग 78% है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ इस रेस में दूर दूर तक नहीं है। दुनिया यह जानती है कि भारत ने लंबे समय से आतंकवाद को करारा जवाब दिया, खासकर सीमा पार से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर। जम्मू कश्मीर में हाल ही की आतंकी गतिविधियों से लेकर 2008 के मुंबई हमलों तक भारत की आतंकवाद को लेकर लड़ाई जारी है। भारत की नीति हमेशा से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की रही है और भारत न केवल आतंकवाद को खत्म करने के लिए सैन्य और खुफिया कार्रवाई पर जोर देता है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक गंभीर खतरे के तौर पर एक्सपोज करता रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन जैसे मंच पर इस नीति को दोहराने का मतलब है कि भारत आतंकवाद को एक वैश्विक चुनौती के रूप में रखना चाहता है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है। यह नीति भारत के राष्ट्रीय हित जैसे कि सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जून से 19 जून तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिवसीय यात्रा की थी। ये दौरा न सिर्फ भारत की विदेश नीति को मजबूत करने के लिए था, बल्कि छोटे देशों को भी अहमियत देने की भारत की वसुदैव कुटुंबकम नीति का हिस्सा था। आपको यह भी समझना होगा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ दोस्ती बढ़ाने का नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक हितों को साधने की भी एक कोशिश है। इसी तरीके से जब 5 से 8 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17th ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे, इस सम्मेलन में मेन फोकस वैश्विक शासन सुधार यानी कि वर्ल्ड गवर्नेंस रिफॉर्म, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ एंड ग्लोबल इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मुलाकात कर डिफेंस, स्पेस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, साथ ही कई और मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। अब हम मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का डीप एनालिसिस करते हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति, जिसे अक्सर मोदी सिद्धांत या फिर मोदी डॉक्ट्रिन कहा जाता है, साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, वसुदैव कुटुंबकम, इंडिया फर्स्ट जैसे सिद्धांतों पर आधारित रही है, जिसका लक्ष्य है भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित करना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। ब्रिक्स, जो कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका को जोड़कर एक ऐसा मंच है
जो कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करता है और वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक शासन में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करता है। आपको याद होगा कि जब इससे पहले कजान शहर में 16th ब्रिक्स समिट आयोजित किया गया था, तब पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री पर टिकी हुई थी। पीएम मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गले लगाकर कैसे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था। प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उनकी दुनिया में छवि एक शांति दूत के तौर पर देखी जाती है और भारत की राजनीति ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस बार ब्रिक्स समिट में पुतिन नहीं जाने वाले, लेकिन उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई को अपनी इस विशेष यात्रा की शुरुआत घाना से करेंगे और यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशकों में यानी कि 30 साल बाद यह पहली घाना यात्रा होगी। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जहां पर घाना के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में पार्टनरशिप को बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और घाना के द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही ये यात्रा भारत की इकोवैस यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स और अफ्रीकी संघ के साथ पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 3 और 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा करेंगे। 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी जो कि त्रिनिदाद की संसद को संयुक्त सत्र को उसके संबोधित करने वाले हैं और यह यात्रा दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगी। 4 से 5 जुलाई को प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा अर्जेंटीना का रहेगा, जहां पर वो रक्षा, कृषि, ऊर्जा, खनन, व्यापार और निवेश जैसे प्रमुख मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी की यात्रा भारत और अर्जेंटीना के बीच मल्टी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देगी। फिर इसके बाद 5 से 8 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री ब्राजील की यात्रा पर रहेंगे, जहां पर रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17th ब्रिक्स समिट में वो हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में यानी कि 9 जुलाई को नामीबिया पहुंचेंगे और ये उनकी पहली नामीबिया की यात्रा होगी। एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। एस जयशंकर जहां पर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। 1 जुलाई से आयोजित होने वाली वॉशिंगटन डीसी में क्वाड बैठक में जहां पर हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की स्थिति, वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम और क्वाड लीडर्स समिट के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका इस बैठक की मेजबानी करने वाला है और जयशंकर का क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेना सीधे तौर पर कूटनीतिक एजेंडा है, जो कि पाकिस्तान और चीन की हर चाल का जवाब होगा। जब पूरी दुनिया पश्चिमी एशिया के धधकते हालात और भारत के पहलगाम आतंकी हमले से दहल उठी, ऐसे में क्वाड समिट के जरिए दुनिया हथियारों का नहीं बल्कि कूटनीति और रणनीति और वैश्विक गठजोड़ की ताकत को दिखाएगी। ये लीडर्स जो है वो समिट में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जब एक ही टेबल पर होंगे। साथ ही क्वाड मीटिंग को लेकर इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक टेंशन बढ़ी हुई है। एससीओ समिट में जहां पर चीन की बेमन की मेजबानी के बाद सीधे क्वाड के मंच पर मजबूत फैसले लेने की तैयारी कर ली गई है। इस बार क्वाड के मंच पर भारतीय विदेश मंत्री आतंकवाद, क्षेत्रीय स्थिरता और इंडो पैसिफिक में चीन की घुसपैठ पर खुलकर अपनी बात रखेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि एस जयशंकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई रणनीति को दुनिया के सामने रखेंगे। इसके साथ ही एक ऐसा सामूहिक सुरक्षा प्रस्ताव पेश कर सकते हैं जो कि खासकर आतंकवाद को लेकर क्वाड देशों को साथ लाने का एक प्रयास होगा। इंडो पैसिफिक रीजन जहां पर चीन की घुसपैठ, लगातार सैन्य विस्तार उसकी तरफ से, साउथ चाइना सी में साथ ही आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण हो रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण कर रहा है चीन, और म्यांमार और श्रीलंका में जहां पर बंदरगाहों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। ये सब कुछ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है और क्वाड इस जाल को तोड़ने की रणनीति बनाएगा। लेकिन पहले आपको चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी क्या है ये समझ लीजिए। दरअसल ये रणनीति चीन की तरफ से हिंद महासागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग यानी कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, स्लॉक्स जिसको हम कहते हैं, उस पर बंदरगाह,
सैन्य अड्डे और राजनयिक संबंधों के माध्यम से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश है। इसमें मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों में बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के हिस्से के रूप में इसे देखें। ये एक ऐसा जियो स्ट्रैटेजिक चक्रव्यूह है जो कि भारत को समुद्र और जमीन दोनों से घेरने के इरादे से रचा गया है। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में पर्ल्स यानी कि मोती किसे कहा गया है? दरअसल एक है इसमें पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह जो कि सी पैक का हिस्सा है। इसी तरीके से श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह जिसे चीन ने 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है। इधर म्यांमार जहां का क्याओफ्यू बंदरगाह और साथ ही कोको द्वीप पर चीन की सैन्य मौजूदगी है। इसी तरीके से बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह जहां पर चीन ने कंटेनर शिपिंग सुविधा को डेवलप कर लिया है। इसी तरीके से जिबूती, मालदीव, सूडान और साउथ चाइना सी में भी चीन एक्टिव है। अमेरिका की ख्वाहिश बांग्लादेश और म्यांमार को काटकर खुद का सैन्य अड्डा बनाना है, जो कि चीन की ख्वाहिश वहां पर बांग्लादेश में एयरबेस बनाकर अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को पूरा करना है। वहीं बांग्लादेश इन दिनों भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना है। मोहम्मद यूनुस की नीयत से यह साफ है कि वो भारत के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के हिस्से के इसे रूप में देखें, एक ऐसा जियो स्ट्रैटेजिक चक्रव्यूह जो कि भारत को समुद्र और जमीन दोनों की तरफ से घेरने में लगा हुआ है। लेकिन भारत दुनिया के सामने मौजूद रहते हुए जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगा और पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी एक्सपोज करेगा।